हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला पर स्वागत करता हूं। हम सभी लोग खरीफ फसलों के अंतर्गत धान का जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसमें हम सभी लोगों ने जलवायु के बारे में अगली हमारी चर्चा करनी है। हम सभी लोगों को नम एवं गर्म जलवायु से संबंधित कुछ बातों पर हमने कल चर्चा कर ली थी। अच्छा, उसको एक बार फिर से ज़रा थोड़ा रिविज़न कर लेते हैं, अपना रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल हम सभी लोग देख रहे थे कि फूल आने पर व परागण के समय 16 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे जो धान का पौधा होता है उसमें जब फूल आ रहे होते हैं या फिर परागण का समय हो तो 16 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है। और जब धान की दालियाँ पक रही होती हैं तो पकने के समय 18 से 23 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं जब 35 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक होता है तो बालियों में दाने नहीं बनेंगे। अच्छा, बेहतर वानस्पतिक वृद्धि के लिए 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। वानस्पतिक वृद्धि का, बेहतर वानस्पतिक वृद्धि का तात्पर्य क्या है? जैसे जो पत्तियां अच्छे से विकास हो, उसका तना अच्छे से विकसित हो, तो वही है जो अन्य शाखाएं अच्छे से विकास कर सकें। उसके लिए वानस्पतिक वृद्धि के लिए 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। अच्छा, जो धान का पौधा होता है ऑक्सीजन को एरनकाइमेट्स ऊतक के माध्यम से ग्रहण करता है। जो धान का पौधा होता है ऑक्सीजन को क्या करता है? वह एरनकाइमेट्स नामक ऊतकों के माध्यम से ग्रहण करता है। अब हम सभी लोग अपने लेक्चर पर आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे मित्र अगर हमारे चैनल पर नए, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे अगर कोई वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसकी सूचना भी आपको मिल जाएगी। खैर, आज हम सभी लोग जो जलवायु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, कुछ किताबों में इष्टतम तापमान की बात करी गई है। तो इष्टतम तापमान क्या है, हम लोग उसको समझते हैं। तो इष्टतम तापमान के लिए जो धान के लिए कितना आवश्यक है? इष्टतम तापमान की अगर हम बात करते हैं तो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। आपको प्रत्येक चरण का तापमान अलग अलग समझना होगा क्योंकि धान एक महत्वपूर्ण फसल है। इससे कई प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो जब हम बात करते हैं इष्टतम तापमान की मित्रों, तो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। अगर हम औसत तापमान की बात करें, औसत तापमान, एवरेज तापमान, टेम्परेचर जो है आपका धान की फसल के लिए कितना होगा? तो 21 से लेकर के 31 डिग्री सेल्सियस तक। 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 31 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और नम गर्म जलवायु की आवश्यक है उसके लिए, विकास के लिए धान के पौधे के, उस पर तो पीछे हमने बात ही कर ली। अच्छा, जब हम दक्षिण भारत में धान की फसल, जो दक्षिणी इलाका है हमारा भारत का, तो उसमें जो धान की फसल है मित्रों वह खरीफ रबी में ली जाती है। धान की फसल एक मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, ठीक है, किंतु रबी के सीजन में हम दक्षिण भारत में लेते हैं। जैसे कि हमारा भारत का नक्शा सभी लोगों ने कल भी अच्छे से समझा था, तो देख लेते हैं। ये हमारा हो गया मोटे तौर पर, ठीक है। तो ये दक्षिणी इलाका हमारे भारत का है। तो यहाँ पर आमतौर पर वैसे जो धान की फसल है वो खरीफ सीजन में ली जाती है। धान की फसल खरीफ में उगाई जाती है। किंतु जब हम दक्षिणी इलाके की बात करते हैं, कहाँ की, इस वाले एरिया की जब हम बात करते हैं, दक्षिणी भारत की बात करते हैं, तो यहाँ पर रबी में भी ली जाती है। रबी में उगाई जाती है। रबी सीजन में भी धान की खेती करी जाती है, ठीक है। और यह अपेक्षाकृत दक्षिण भारत में अच्छी उपज भी प्रदान करती है। तो नोट कर लेते हैं महत्वपूर्ण बातें। तो क्या थी कि दक्षिणी भारत में धान की फसल जो कि एक प्रकार से खरीफ की फसल है, ठीक है, इसको रबी सीजन में उगाते हैं। रबी सीजन में उगाते हैं। यह अपेक्षाकृत अधिक उपज भी प्रदान करती है तथा अपेक्षाकृत अधिक उपज
प्रदान करती है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में भी धान की फसल उगाई जाती है, बशर्ते वह रबी सीजन में ली जाती है और अपेक्षाकृत अधिक उपज भी हमें प्रदान करती है। भारत में धान की खेती की अगर हम बात करें तो अगर उत्तरी अक्षांश की बात करें तो करीब 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 34 डिग्री सेल्सियस तक है। तो भारत में धान की खेती ठीक है 8 डिग्री से लेकर के 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खेती करी जाती है। ठीक है, तो इष्टतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और एवरेज जो टेम्परेचर है 21 से 31 डिग्री सेल्सियस है। दक्षिण भारत में फसल इसकी ली जाती है। भारत में अगर जैसे मान लेते हैं आपसे इसका अक्षांशीय विस्तार अगर पूछा जाता है मित्रों, तो आप सभी लोग क्या टिक करेंगे या मतलब क्या लगाएंगे? तो 8 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस नहीं, 8 डिग्री से लेकर के 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसका विस्तार है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार है। अच्छा, अब हम सभी लोग क्या करते हैं, खुद जम्मू कश्मीर में कैसे इसकी खेती करी जाती है? तो जम्मू कश्मीर में 2000 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। जबकि अगर हम बंगाल की बात करते हैं तथा बिहार को भी लेते तो गहरे पानी में 5 से 6 मीटर तक धान की खेती करी जाती है। तो आपका इसको नोट कर लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जब धान की खेती दोस्तों 2000 मीटर की ऊंचाई पर करते हैं। 2000 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है। अच्छा, जब बंगाल बिहार की अगर हम बात करें, कौन सा इलाका आपका? बंगाल एवं बिहार। बंगाल, इसको अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आपको पीडीएफ में समझने में प्रॉब्लम ना हो। बंगाल एवं बिहार। बंगाल एवं बिहार की अगर हम बात करें तो गहरे पानी में इसकी खेती करी जाती है। गहरे पानी में कितनी गहराई? तो 5 से 6 मीटर तक। तो जम्मू कश्मीर में धान की खेती 2000 मीटर की ऊंचाई पर करी जाती है। बंगाल एवं बिहार में गहरे पानी में खेती करी जाती है। अगर कितनी गहराई की बात करते हैं तो औसत रूप से 5 से लेकर के 6 मीटर तक गहरे पानी में इसकी खेती करी जाती है। अब हम सभी लोग धान की किस्मों से लेकर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि आप सभी लोग, आपको जो टीए का एग्ज़ाम देना है मित्रों वह यूपी का देना है, तो क्या करेंगे आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से जरूर देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं जो है सभी हैं, तो हम सभी लोग धान की जो किस्में हैं उस पर बात करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम सभी लोग उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। अच्छा, आपकी यहाँ पर दी हुई शीघ्र पकने वाली, देर से पकने वाली, किंतु यह भारतीय परिप्रेक्ष्य में है, तो हम सभी लोग यूपी के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं। यूपी के दृष्टिकोण से धान की किस्में ब्रैकेट में ऐसे लिखे दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो आप लोग अच्छे समझ लीजिए। ठीक है, धान की किस्में। अब इसको हम सभी लोग क्या करते हैं, 3 भागों में बांट लेते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। ये हो गया धान की किस्में, थोड़ा टेढ़ा लिखा हुआ है।
अब इसको हम सभी लोग क्या करेंगे, 3 भागों में बांट लेंगे। एक हो गया आपका शीघ्र पकने वाला, ठीक है, इसको हम सभी लोग 3 भागों में बांट लेंगे। एक हो गया आपका शीघ्र पकने वाली किस्म, कौन सी, शीघ्र पकने वाली, जो बहुत ही जल्दी पक जाए। एक हो गई आपकी मध्यम देर से, मध्यम देर से पकने वाली। एक हो गई आपकी देर से पकने वाली। देर से पकने वाली, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जो धान की किस्में हैं, हम सभी लोग इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। आपका हो गया शीघ्र पकने वाली, मध्यम देर से पकने वाली और देर से पकने वाली। अब इसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं हम सभी लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो क्या है शीघ्र पकने वाली, तो पहले हम समझा देते हैं इसको। जो शीघ्र पकने वाली किस्में हैं दोस्तों, यह जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के अंतिम सप्ताह के आसपास से बोई जाएंगी, ठीक है। आपकी जो भी कुछ प्रक्रियाएं आरंभिक करनी होंगी आप सभी लोग ऐसे ही करेंगे। अब मध्यम देर से पकने वाली जून के तीसरे सप्ताह में और जुलाई के मध्य में, ठीक है। और जो देर से पकने वाली वह जुलाई के अंतिम सप्ताह में। इनको क्या करना होगा, आपका बुवाई का समय रहेगा, ठीक है। कौन से हैं ये, क्या है, तो बुवाई का समय है, ये आपका बुवाई का समय है। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की इनकी बुवाई करी जाती है। तो शीघ्र पकने वाली किस्मों की अगर हम बात करें तो जून के तीसरे सप्ताह में, जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के अंतिम सप्ताह तक, जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आप क्या करेंगे, आप इसकी बुवाई कर देंगे, ठीक है। अब हम मध्यम देर से अगर हम बात करें, मध्यम देर की, तो इसका क्या करेंगे आप लोग, तो इसको जून के तीसरे सप्ताह से लेकर के जुलाई के मध्य का जो भी आपका टाइम पीरियड रहेगा, आप इसमें इसको धान की किस्म को अच्छे से बो देंगे। उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण की हम बात कर रहे हैं। तो कब, जून के तीसरे सप्ताह, जून के तीसरे सप्ताह से लेकर जुलाई के मध्य तक बो देंगे, ठीक है। अब हम देर से पकने वालों की बात करें, जो किस्में देर से पकती हैं, इसका क्या हाल चाल रहेगा, इसको कैसे बोएंगे, तो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक इनकी बुवाई हमें कर देना चाहिए। जुलाई के अंतिम सप्ताह, तो ये हो गई उत्तर प्रदेश में धान की किस्में। जो बोने का टाइम पीरियड है क्या रहेगा आपका, शीघ्र से पकने वाली, मध्यम देर से पकने वाली और देर से पकने वाली। जो शीघ्र आपकी पकने वाली रहेंगी मित्रों, जून के तीसरे सप्ताह से लेकर के जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आप इसकी क्या करेंगे, बुवाई कर देंगे, ठीक है। मध्यम देर से जो जून की तीसरे सप्ताह से लेकर के जुलाई के मध्य तक इनकी बुवाई कर देंगे हम सभी लोग। और देर से पकने वाली जो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक है, इसकी हम जो देर से पकने वाली किस्में हैं इसको हम सभी लोग बो देंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, हम सभी लोगों ने उसको, जो भी छूटी हुई बातें थी हम सभी लोगों ने उसको भी समझ लिया। अब हम भारतीय दृष्टिकोण की बात कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर धान है, आप सभी लोग समझ सकते हैं कि हम सभी लोग इसके बारे में चर्चा ही कर रहे हैं। तो खैर आप लोग इसको इतना सीरियस नहीं लेंगे जो भी टाइपिंग मिस्टेक होंगी, बाकी आप सभी लोग पढ़ रहे हैं तो इतना तो समझदार हैं ही। खैर, तो शीघ्र पकने वाली किस्में जो हैं उसकी बात कर लेते हैं। नरेंद्र 2, मैंने क्या करा है, कुछ भी छोड़ा नहीं दोस्तों, ताकि आपका एग्ज़ाम जब आपके सामने प्रश्न आए तो आपको ये ना लगे कि ये पढ़ा हुआ नहीं। तो बाकी आप सभी लोग जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं।
जो मुझे आपके लिए उचित लगा मैं वो आपको बता रहा हूँ। और मैंने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम कई एग्ज़ाम पेपर भी देखे, बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, ऑल इंडिया लेवल के जो भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम होते हैं उन सबसे भी मैंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं, जो भी प्रश्न बन सकते हैं हमने उसको भी इसमें शामिल करा है। खैर देखते हैं। ऑल इंडिया लेवल के तात्पर्य दोस्तों अलग अलग स्टेट एग्जाम से है। नरेन 2 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है, ठीक है। नरेन 2 इसकी किस्म कौन सी है शीघ्र पकने वाली? एक हो गई आपकी नरेंद्र 2, ठीक है, ये हो गई आपकी किस्म। इसकी क्या विशेषता है? तो यह 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो शीघ्र पकने वाली किस्म है, हम सभी लोग इस पर शीघ्र पकने वाली किस्मों पर चर्चा कर रहे हैं। तो यह 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है और ब्लास्ट रोग के प्रति अवरोधी है। ब्लास्ट रोग के प्रति तात्पर्य यह है कि इतनी जल्दी इस रोग से प्रभावित नहीं होगी दोस्तों। और पूर्वी यूपी में उगाई जाती है। यह कहाँ उगाई जाती है? पूर्वी यूपी में ही उगाई जाती है, ठीक है। नहीं, ये मेरे ख्याल से दोस्तों भारतीय परिप्रेक्ष्य से नहीं, जो भी आप समझ सकते हैं कि जो भी एरिया वार बांटा गया है यहाँ पर कौन कौन से, तो इसमें उसको बता भी दिया गया है। तो सभी उचित स्थानों पर जो भी किस्में उगाई जाती हैं उसकी बात करी जा रही है यहाँ पर। तो शीघ्र पकने वाली, तो यह जो नरेन 2 है यह पूर्वी यूपी में भी उगाई जाती है। अगर आपसे जैसे प्रश्न दे दिया जाए कि पूर्वी यूपी में कौन सी किस्म उगाई जाती है, तो नरेंद्र 2 जो है यह पूर्वी यूपी में उगाई जाती है। नरेंद्र 80 की बात करते हैं, किसकी? तो नरेंद्र 80, इसकी क्या विशेषता है? यह 110 से लेकर के 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, ठीक है। और पूर्वी यूपी में सिंचित स्थिति में उगाई जाती है। सिंचित स्थिति का तात्पर्य क्या है? जो एरिया आपका सिंचित है, अर्थात वहाँ पर सूखे जैसी स्थिति या जो उसकी संभावनाएं हैं वो ना उपस्थित हों, तो वही कहने का मतलब है सिंचित स्थिति में पूर्वी यूपी में। आपका जो पूर्वी यूपी है, जैसे कुछ उत्तर प्रदेश का नक्शा कुछ ऐसे करके होता है, तो जो पूर्वी यूपी आपका ये हो गया, ठीक है, पश्चिमी यूपी ये हो गया, ये पूर्वी यूपी हो गया, ये पश्चिमी यूपी हो गया, ये आपका उत्तरी यूपी हो गया, ये आपका दक्षिणी यूपी हो गया। तो जो इधर का एरिया होगा दोस्तों उसकी बात चल रही है जो सिंचित इलाका है। और नरेंद्र 97 जो है यह 85 से लेकर के 90 दिन। आपने नरेंद्र 2, नरेंद्र 80 और नरेंद्र 97 इसके बारे में जो पढ़ा, तो आप सभी लोग देख सकते हैं इसका टाइम पीरियड काफ़ी कम है। तो यह असिंचित क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। तो उम्मीद है आप सभी लोग तीनों किस्मों के बारे में समझ पाए होंगे। नरेंद्र 2 पूर्वी यूपी की किस्म है, ठीक है, ब्लास्ट रोग के प्रति अवरोधी भी है। नरेंद्र 80 जो है यह सिंचित क्षेत्र की किस्म है, ये पूर्वी यूपी की है, और यह असिंचित क्षेत्र की किस्म है। नरेंद्र 97 85 से लेकर के करीब 90 दिनों में यह पक करके क्या होगी? तैयार हो जाएगी। और नरेंद्र 118 वो जो 118 है दोस्तों, इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह 85 से लेकर के 90 दिन असिंचित क्षेत्रों है उपयुक्त है, ठीक है। तो यह 85 से लेकर के 90 दिन में नरेंद्र 118 जो है यह तैयार हो जाती है पक करके। और गोविंद जो किस्म है, गोविंद धान की किस्म है झुलसा तथा झोंका रोग के प्रति अवरोधी है। तो प्रश्न भी आ सकता है कि कौन सी एक ऐसी धान की किस्म है जो झुलसा रोग तथा झोंका रोग के प्रति अवरोधी है या प्रभावित इतनी जल्दी नहीं होती। तो गोविंद किस्म की ही बात करी जा रही है। झुलसा रोग और झोंका रोग, ठीक है। अश्विनी किस्म जो है यह 95 से लेकर के 110 दिन सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र दोनों के लिए उपयुक्त है। सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र जो है दोनों के लिए उपयुक्त है अश्विनी किस्म, ठीक है। साकेत 4 नर्सरी में सफ़ेदा रोग के प्रति, जो नर्सरी धान की जो नर्सरी तैयार करी जाती है उसमें जो सफ़ेदा रोग होता है उसके प्रति यह क्या होती है? अवरोधी किस्म होती है, ठीक है। प्रकाश से अप्रभावित रहती है तथा ऊसर भूमि के लिए भी उपयुक्त रहती है। अन्य किस्में जो है मनहर हो गई आपकी, मालवी धान 2, यह भी एक धान की ही किस्म है। तो यह याद रखिए आप, यह थोड़ा किस्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी? तो अश्विनी। और साकेत 4 जो है दोस्तों यह सफ़ेदा रोग इसके प्रति नहीं लगता, इसमें इस किस्म में थोड़ा अवरोधी होती है, शीघ्र नहीं प्रभावित होती है और प्रकाश से भी अप्रभावित रहती है। फर्क नहीं पड़ता कितना, जितना आवश्यक है उचित मात्रा में अगर इसको प्रकाश मिल जाता है तो यह बहुत ज़्यादा कुछ अप्रभावित नहीं होती। ऊसर भूमि के लिए भी उपयुक्त होती है, जहाँ अपेक्षाकृत बंजर भूमि ऊसर भूमि जो है उसमें भी इसकी खेती करी जा सकती है। ये कुछ अन्य किस्में भी हैं धान की, मनहर हो गया, मालवी धान 2 हो गया। तो इधर भी हमने बात कर ली
को धान की जो शीघ्र पकने वाली किस्में हैं, अभी उसकी ही बात चल रही है। अब हम बात करते हैं मध्यम देर से पकने वाली किस्म। कौन सी, कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जो मध्यम देर से मध्यम देर से कौन कौन सी किस्में पकती हैं? आपकी हो गई रत्ना, सीता, IR8, आपकी रत्ना किस्म हो गई, सीता IR8 भी हो गई। पंतधान 4 यह 125 से लेकर के 130 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। आपकी जो पंतधान 4 है यह धान की किस्म है और यह 125 से लेकर के 130 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। पंतधान 10 125 से 130 दिन यूपी के पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में रोपाई के लिए अच्छी है। तो भी हम सभी लोगों ने पूर्वी यूपी के बारे में पढ़ा। अब जो पश्चिमी इलाका, पूर्वी यूपी का जो पश्चिमी इलाका है उसके लिए पंतधान जो 10 है 125 से 130 दिनों में यहाँ पक करके तैयार हो जाती है। तो उस इलाके के लिए यह किस्म अच्छी मानी जाती है। सूरज 52 अर्थात सूरज 52 यह 130 से लेकर के 135 दिनों में पक करके तैयार होती है। जीवाणुविक झुलसा के प्रति यह अवरोधी है। बैक्टीरियल ब्लाइट होता है प्रकार का रोग जीवाणु झुलसा, इसके प्रति अच्छे से कार्य करती है। अवरोधी किस्म है सूरज 52 130 से 135 दिनों में पक करके यह तैयार हो जाती है। पश्चिमी इलाके की तो हमने बात ही कर ली, तो आप सभी लोग इसको जरूर याद रखिए। पंतधान 10 भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जया भी अधिक इम्पोर्टेंट किस्म है, 130 से 135 दिन यह तापक्रम से प्रभावित होती है। सीधी बुवाई हेतु उपयुक्त है। तो यह फैक्ट इम्पोर्टेंट है किसके लिए, तो सीधी बुवाई हेतु जया किस्म जो है उपयुक्त है। पूसा 169 पश्चिमी यूपी में उगाई जाती है। पा से हो गया आपका पूसा, पा से हो गया पश्चिमी यूपी, शब्दों के घाल मेल से आप सभी लोग ऐसे याद रखिए इसको। तो 130 से लेकर के 135 दिनों में उगाई जाती है। मालवीय धान 36 यह 130 से लेकर के 135 दिन में उगाई जाती है। यह पूर्वी यूपी के तो उपयुक्त है। ठीक है, मालवीय धान जो 36 है यह पूर्वी यूपी है उपयुक्त है। पूसा 169 आपका हो गया पश्चिम में उगाई जाती है। और ये जो अच्छा, इन सभी को क्या करें आप सभी लोग एक पास में नोट कर लीजिए, जो 130 से 135 दिन में उगाई जाती हैं आप इन सभी को एक पास में नोट कर लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब कुछ किस्में देर से पकने वाली, इसको समझ लेते हैं। देर से पकने वाली जो किस्में T32 140 से लेकर के 145 दिन में तैयार होती हैं। यह संपूर्ण मैदानी क्षेत्र के लिए भी उपयुक्त होती हैं। तो T32 जो है आपकी किस्म यह 140 से लेकर के 145 दिन में तैयार होती है। संपूर्ण मैदानी क्षेत्र के लिए भी यह उपयुक्त है। ठीक है, टाइप 9 की अगर हम बात करें तो यह 150 दिन में तैयार होती है। कौन सी, तो जो टाइप 9 है दोस्तों यह 150 दिन में तैयार होती है। इसको आप लोग याद रखिए क्योंकि रैंडम एक किस्म है, तो आप सभी लोग इसको याद रखें। महासूरी जो है गहरे पानी के लिए उपयुक्त है, तो इसको भी याद रखिए। जो महासूरी किस्म है यह गहरे पानी भी उपयुक्त है। कौन सी, तो गहरे पानी के लिए महासूरी यह उपयुक्त आपकी गहरे पानी के लिए। टाइप 9 आपका हो गया 150 दिन संपूर्ण मैदानी क्षेत्र में। T32 हो गया आपका। ये तीन ही कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं, इनको आप सभी लोग जरूर याद रखिए। तो जो किस्मों से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम सभी लोग इस पर कल के लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज हम सभी लोगों ने जो किस्में थी उसको हम सभी लोग अच्छे से समझ लिए। और जब जलवायु था, जो इलाके अलग अलग थे, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया आपका, दक्षिणी भारत हो गया, इसके इन क्षेत्रों में धान की क्या उपयोगिता है इसको भी हमने समझ लिया। तो अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया दोस्तों तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। उनको बताइए कि यहाँ पर फ्री क्लासेस आप सभी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो अभी क्लास का जो ड्यूरेशन है दोस्तों इतना ही रखते हैं। समय के साथ साथ हम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। बाद में आपको मैराथन की क्लासेस भी उपलब्ध करा देंगे ताकि आप सभी लोगों का अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, बाकी आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। मेरे ख्याल से आपका अक्टूबर के आसपास एग्ज़ाम होगा, या कुछ कह भी नहीं सकते। तो आयोग की माया है, कब कराता है कब नहीं कराता है। आप सभी लोग जानते हैं कि कई पुराने पेपर अभी भी हो रहे हैं। फिलहाल चुनाव भी है, जब तक सरकार गठित नहीं होगी तब तक थोड़ा प्रक्रिया धीमी भी रहेगी क्योंकि सभी अधिकारीगण उसमें बिजी होंगे। तो देखते हैं क्या होता है। आप सभी लोग हताशाहित ना होइए, अच्छे से तैयारी भी करते रहिए, मोटिवेट बने रहिए। ठीक है, ज़रूरी आप सभी लोग अपने आप पर भरोसा भी बनाए रखें।
मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।